जिस देश में लोकतंत्र हो, और लोकतंत्र की जो आत्मा है वो आंदोलन है। जब भी कोई जनता की आवाज दबा दी जाती हो, उसकी आवाज सुनी न जाती हो, पार्लियामेंट में जो बहुमत है, प्रचंड बहुमत है, उस प्रचंड बहुमत के आधार पर निर्णय ले लिए जाते हो। बल्कि ये लोकतंत्र में ये कहा जाता है कि जो निर्णय कोर्ट द्वारा होता है या जो प्रचंड बहुमत के आधार पे सरकार बनाई गई है, उस सरकार ने जो गणतंत्र को गणतंत्र में तब्दील कर दिया है, उस गणतंत्र में तब्दील किए गए आरोपों के आधार पर किसी को अपराधी साबित नहीं किया जा सकता। लोकतंत्र का जब स्वस्थ लोकतंत्र की बात की जाए तो जिस तरह से ये उदाहरण अगर आपके सामने रखे, रसिया में जो बैलेट बॉक्स होता है, उस बैलेट बॉक्स पे लोकतंत्र लिखा होता है, लेकिन उस बैलेट बॉक्स के अंदर अधिनायकवाद होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत भी उसी उसी स्थिति पे चल गया है, उसी रास्ते को अपना लिया। जो हमारे यहाँ ईवीएम है, ईवीएम का मेरे ख्याल से जो शाब्दिक अर्थ बताया गया है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, लेकिन हमें जो शाब्दिक अर्थ उसके मायने नजर आते हैं वो आता है एवरी वोट मैन हैंडल्ड। प्रत्येक वोट को के साथ खुरापात की जा सकती है। और आज जब लोकतंत्र में जब ये सारी चीजें घटनाएं घट रही हो, बड़े पैमाने पे घटनाएं घट रही हो, तो एक ही जवाब है लोकतंत्र में, वो जवाब है आंदोलन। और उस आंदोलन को आंदोलन जीवी कहकर के चिढ़ाने जैसे शब्द प्रयोग किए जा रहे हों, तो ये लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस देश में वो लोग सत्ता में पहुंच गए हैं जिन लोगों को सत्ता में यानी कि लोकतंत्र में भरोसा नहीं है, लोकतंत्र पे विश्वास नहीं है, भारतीय संविधान में भरोसा नहीं है, भारतीय संविधान में वो विश्वास रखते नहीं है। लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली उनके लिए ऐसा लगता है जैसे जहर है। इसलिए वो लोग चिढ़ाने के लिए आंदोलनकर्ताओं को जिन्हें शाबाशी दी जानी चाहिए कि बेहतर काम आप कर रहे हैं। जो मूल फंडामेंटल राइट्स है, उस फंडामेंटल राइट्स को जब सरकार नहीं सुन रही है, उसके साथ खिलवाड़ कर रही है, तो आपको आंदोलनरत होना चाहिए। और इस आंदोलनरत लोगों को आंदोलन जीवी कहा जाए तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आंदोलन जीवियों की जो सक्रियता है, उस सक्रियता ने परजीवियों के अंदर एक फड़फड़ाहट पैदा कर दी है। परजीवियों को ये लगने लग गया है कि क्या इस देश में जो कुछ वो छुपा करके रखना चाहते थे, सारे संस्थानों को, जिस संस्थानों से आंकड़े निकल करके आते थे, जिन संस्थानों से न्याय होता था, उन संस्थानों को जो तोड़ना चाहते थे, अब उनको लगने लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी साजिश खतरे में है, उनका वो अभियान खतरे में है जिस अभियान के तहत इस देश को लूट का आधार बनाना चाहते थे। और वही जो 17वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी तिजारत करने के नाम पे आई, और यहाँ तिजारत करते करते इस देश को गुलाम बना करके रख दिया। तो क्या हमारे देश में कहीं ऐसा तो नहीं, धर्म के नाम पे, अंधविश्वास के नाम पे, जियारत के नाम पे यहाँ तिजारत तो नहीं शुरू हो रही है, और उस तिजारत से इस देश के लोगों को गुलाम बनाए रखने की कोशिश की जाएगी? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित है जाने माने लेखक, दलित साहित्यकार, विख्यात दलित साहित्यकार जयप्रकाश करदम साहब। हम उनसे बात करेंगे और उनका भी और आप सभी दर्शकों का भी दर्द भारत न्यूज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। खैर मकदम और इस्तकबाल करते हुए सबसे पहले इसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। 3 कृषि कानूनों को भी हम जरा समझ लेंगे जिस पर हल्ला मचा हुआ है।
जिसपे अफरा तफरी मची हुई है, जिसमें शब्दों की मर्यादा भूला जा चुका है। लेकिन शब्दों की मर्यादा, आज ये बात कहने में हमें अजीब सा लगता है, लेकिन जो सच बात है वो स्वीकार करना पड़ेगा। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, जो अपने आप को प्रधान सेवक और चौकीदार कहते हैं, शायद उनको ये पता था कि प्रधानमंत्री के मर्यादित शब्द होते हैं, शायद वो मर्यादित शब्दों का अनुपालन नहीं कर पाएंगे, या मर्यादित शब्दों का वो उच्चारण नहीं कर सकते हैं। इसीलिए शायद उन्होंने अपने आप को प्रधान सेवक और चौकीदार कहा हो। लोग मानते हो कि चौकीदार और प्रधान सेवक के शब्द इसी तरह रहते हैं। और वास्तव में हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, अगर वो प्रधानमंत्री नहीं होते तो जिस तरह के शब्दों का वो प्रयोग करते हैं, पूरा देश उन पे थूकता, अरे छोड़ो निकम्मा है, जाने क्या क्या शब्दों का उच्चारण करते। उन शब्दों को उच्चारण करना भी अच्छा नहीं लगता है। 3 कृषि कानूनों पर जरूर हम चर्चा कर लेते हैं, जो 3 कृषि कानून उन्होंने बनाए हैं। कहते हैं कब किसान को ध्यान में रख करके बनाए हैं। पहला कृषि कानून उन्होंने बनाया है, एक एक कृषि कानून पे हम जरा चर्चा करेंगे। आंदोलन जीवी और परजीवी के शब्दों की उच्चारण और परिभाषा पे भी चर्चा करेंगे। पहला है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन। जो उनके उत्पादन है, किसानों के उत्पादन है, उसका व्यापार है, उसका विपणन है, और इस व्यापार और विपणन को प्रमोट किया जाएगा, उसको बढ़ावा दिया जाएगा और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। तो करदम साहब, हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे, इसमें फिर किसान का लाभ कहाँ नजर आता है, किसान का हित कहाँ नजर आता है, किसान की सुविधाएं कहाँ नजर आती है? जी करदम साहब। सबसे पहले तो जो आपने जहां से चर्चा की शुरुआत की, लोकतंत्र को लेकर के जिस तरह की स्थिति हमारे देश में बनी हुई है, ये एक चिंताजनक स्थिति है। और मैं समझता हूं कि प्रत्येक जागरूक व्यक्ति, चिंतनशील व्यक्ति आज लोकतंत्र के ऊपर आ रहे खतरे को अपने भविष्य के प्रति लेकर के बहुत आशंकित है। और दूसरा ये कि वो लोकतंत्र के जो जिस ढंग से परिभाषित होता जा रहा है, किया जाता रहा है, उसको लेकर भी कि क्या आने वाले समय में लोकतंत्र कैसा होगा, किस रूप में होगा। मुझे याद आ रहा है कि उसमें द रिपब्लिक में प्लेटो ने जो कहा, उसको अरस्तु ने लिखा है, उस पर बड़ी अच्छी टिप्पणी उन्होंने की लोकतंत्र के ऊपर। वो है कि द लॉज ऑफ डेमोक्रेसी रिमेन्स डेड लेटर, इट्स फ्रीडम इज अनार्की एंड इट्स इक्वलिटी द इक्वलिटी ऑफ अनइक्वल्स। तो यानी कि है कि लोकतंत्र के जो शब्द हैं, लोकतंत्र जो शब्द है, उसके सिद्धांत हैं, वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल एक निर्जीव, एक मुर्दा शब्द जैसे होते हैं। और क्यों? क्योंकि ये जो है, जो इसकी जो स्वतंत्रता है, उसने ये कहा कि ये लोगों को अराजक बना सकती है। और जो लोकतंत्र की जो समानता की जो बात करता है लोकतंत्र, वो असमानों की समानता होती है। अब हम यदि अपने भारतीय संविधान के अनुसार देखते हैं, तो हमारी एक संवैधानिक व्यवस्था है और इसमें एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हम एक लोकतांत्रिक गणराज्य हैं। लेकिन हमको देखना चाहिए कि संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान से बहुत पहले, भारतीय संविधान की रचना से पहले, जो उनकी जो एक किताब है छोटी सी, स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज, वो जो 1946 में उन्होंने, जब वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, उस समय उन्होंने एक मसौदा बना करके वो संविधान सभा के अध्यक्ष को भेजा था। और वो एक तरह का उस संविधान का एक मसौदा था जो अल्पसंख्यक लोगों के हितों को लेकर के था। और वो अल्पसंख्यक की परिभाषा उसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने अल्पसंख्यक समुदाय में कोई मुसलमान, ईसाई, सिख या वो नहीं, बल्कि दलितों को अल्पसंख्यक माना था कि भाई ये अल्पसंख्यक वर्ग है और इनके हितों की रक्षा अल्पसंख्यक वर्गों की कैसे हो सकती है। वहां उन्होंने महत्वपूर्ण चीज जो लोकतंत्र को लेकर के कही है, वो ये कही है कि लोकतंत्र में जो बहुमत का शासन होता है, उस बहुमत के शासन में जो एक बहुमत वाला वर्ग होता है, तो वो कह रहे कि जो एक संप्रदाय है, यदि कोई जिसको बहुमत जिसका संप्रदाय का है और वो उसको वोट लेकर के वो आ जाता है, तो वो अपनी मनमानी
चला सकता है और वो लोकतंत्र को खतरे में डाल सकता है। आज जो परिदृश्य है वो परिदृश्य वही जो बाबा साहब की जो आशंका थी, वो आशंका सही सिद्ध होती दिखाई दे रही है कि एक बिल्कुल एक चुनावी प्रक्रिया के द्वारा, चाहे वो हम उसमें ईवीएम या जो हमारा बैलेट बॉक्स है वो उसको हम एक तरफ को थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, चुनावी प्रक्रिया के द्वारा चुनाव जीतकर आ जाना, एक बहुमत, एक वर्ग, एक बहुसंख्यक वर्ग जो वर्ग है जिसको वोट के आधार पर, और वो आकर के फिर अपनी मनमानी थोपने लगता है और फिर वो करता है कि जो वो अपना जो उसका एजेंडा होता है उसका, वो उस एजेंडे के अनुसार यदि कोई नहीं चल रहा है उसका विरोध करता है, तो उस विरोध करने वालों को उनकी आवाजों को दबाया जाता है। जो कृषि कानूनों के संदर्भ में जो बात हो रही है, तो उसमें भी ये हो रहा है, कृषि कानून वो किसानों के लिए है जो बनाए गए हैं कथित रूप से कि किसानों के हित में बनाए गए हैं तीनों कानून। और कानून में तो वो जैसा आपने अभी कहा कि उसका उत्पादन, उसका विपणन, है ना, और उसका उनके व्यापार और उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए, आप उत्पादन को कैसे बढ़ावा दिया जाए इसकी बात है, फिर उसके मार्केटिंग की है, विपणन की है ना, उसके ट्रेड की है, और उसके भंडारण की भी होगी, है उसकी बात उसमें है कि उसका भंडारण कैसे होगा। लेकिन जो आपका एक जो असही मुद्दा है जो आपने उठाया है वो यही है कि उसमें किसानों को उसका उचित मूल्य मिले, इसके संरक्षण की कोई गारंटी नहीं है, और वो उचित मूल्य क्या हो। तो इसी बात को लेकर के किसान आए हुए हैं कि फसल किसान की, पैदा उत्पादक किसान है, उत्पादक की कोई भूमिका नहीं है। जो बाजारवाद है, इस बाजार में जो भूमिका इस कृषि कानून के तहत जो आ रही है वो विक्रेता की है कि जो उस उत्पादन को खरीदेगा, खरीदने के बाद में उसकी मार्केटिंग वो करेगा, उसका कैसे करना है उसका वो करेगा, मुनाफा वो कमाएगा, किसान को कितना देगा और किसान के हितों का संरक्षण कैसे होगा, जिस बात को लेकर के हमारे यहाँ किसानों में एक बड़ा व्यापक असंतोष है। एक संशोधन कर लें, उसमें प्रोडक्शन नहीं, प्रोडक्शन का मतलब यह होता है कि जो उनके खेतों में उत्पादन हो रहा है उसकी वृद्धि की जाए। वहां वृद्धि की बात नहीं की गई है, वृद्धि की गई जो उत्पादन हो चुका है। ये जो बड़ा गेम है वो बड़ा गेम ये है, प्रोडक्शन की बात नहीं की जा रही है, प्रोड्यूस की बात की जा रही है। अगर प्रोडक्शन की बात की जाती तो उसमें कल्टीवेशन कैसे होगा, इरिगेशन कैसा होगा, उसमें खाद कैसे दी जाएगी, उसका उत्पादन कैसे बढ़ेगा, उसके लिए ऑलरेडी जो हमारे यहाँ नितिन गडकरी जी मिनिस्टर है, उन्होंने ये कह दिया कि चूंकि इनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसलिए नहीं मिल पा रही है क्योंकि उत्पादन ज्यादा हो गया है। तो सरकार इस बात से दुखी है कि इतना ज्यादा उत्पादन क्यों हो गया है, खुश नहीं है। मतलब एक तरफ से सरकार को दुख हो रहा है कितना ज्यादा उत्पादन क्यों हो रहा है। ये गेम हमें नहीं समझ में आ रहा है कि जबकि इसको लगाया गया था स्टेचुरी मिनिमम प्राइस, संवैधानिक न्यूनतम मूल्य, ये कैसे बदल करके मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो गया, ये भी एक बड़ा गेम है। जिस तरह से ये हो जाए कि अगर वैधानिक इनकी निम्नतम कीमत ये है तो उससे निम्नतम स्तर पे निम्न कीमत पे दे करके कोई भी नहीं खरीद सकता था। लेकिन जब उसको एमएसपी बना दिया गया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो वो खुले मार्केट पे चला गया, कोई उससे कम भाव देकर के खरीद सकता है। सिर्फ 6% खरीदारी जो पीडीएस प्रणाली के लिए ली जाती है सरकार द्वारा, वही केवल मिनिमम सपोर्ट प्राइस दी जाएगी, बाकी नहीं दी जाएगी। गेम यहां शुरू हो गया। बस केवल हम ये समझना चाह रहे थे जो संवैधानिक मिनिमम प्राइस था वो कौन से गेम के तहत मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो गया, मतलब मिनिमम उसका सपोर्ट प्राइस कर दिया गया। ये गेम भी एक समझने की जरूरत है, ये बड़ा गेम है किसानों के। देखिए, ये हम इसको इस रूप में समझें कि जो आज की व्यवस्था, जब से ये हमारे यहाँ लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की व्यवस्था शुरू हुई, तब से ही जो बाजारवाद आया, जो पूंजी का जो बाजारीकरण हुआ, उस पर पूरे बाजार पर हर उत्पादन पर पूंजी का कब्जा हो गया, पूंजीपतियों का कब्जा हो गया।
अब इसमें जैसा आप जो उसकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात कर रहे हैं, अब वो हो ये रहा है कि पूंजी तय कर रही है। ये अब नितिन गडकरी जी कह रहे हैं या कोई मंत्री कह रहा है कि उत्पादन ज्यादा हो गया है, वो किस आधार पर कह रहे हैं? कि वो पूंजीपति के आधार पर कह रहे हैं। साल था एक, जो एक विचार का मुद्दा है, विचार का मुद्दा ये है कि वो किसान के उत्पादन पर, किसान की फसल को ही वो उसका वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात क्यों कह रहे हैं? जो फैक्ट्रियों में, कारखानों में, जो दूसरे उद्योगों में जो उत्पादन हो रहा है, वहां वो इस तरह का वो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वहां किसान नहीं है, वहां वो पूंजीपति है, वो उद्योग पूंजीपतियों का है। वो अपने माल को कितना भी बढ़ा चढ़ा के कहीं भी किसी भी रूप में बेच सकते हैं। ये केवल किसान के ऊपर आ गया है ये चीज है। और आपका ये कहना बिल्कुल सही, जो पीडीएफ सिस्टम के तहत जो खरीद होती है वो बहुत थोड़ी खरीद होती है, क्योंकि सरकार का ये इस तरह का हमारे यहाँ व्यवस्था पीडीएफ सिस्टम में नहीं आई है। क्योंकि वो वितरण व्यवस्था में जो अनाज जाता है वो केवल जाता है कि जो हमारे यहाँ जो राशनिंग सिस्टम है उसके तहत जो बहुत कमजोर वर्ग होता है, जो निर्धन वर्ग होता है, बीपीएल वर्ग होता है, उनको केवल हम मुहैया कराते हैं उसके लिए। लेकिन सब लोग बीपीएल में नहीं आता। जो बहुत सारा मजदूर वर्ग है जो बीपीएल में नहीं आता, बहुत सारा मजदूर वर्ग है वो राशन से दुकान है, सामान उसको नहीं मिलता, वो उनका ये सब चीजें नहीं मिलता, लेकिन उसको वही महंगे दामों पे खरीदना पड़ता है। तो होता यह है कि जो पूंजीपति वर्ग है वो अपना नियंत्रण चाहता है, और इसीलिए जैसा आपने कहा कि वो थोड़ा सा कुछ परसेंट जो पीडीएफ के तहत होगा उसमें तो उनको मिनिमम मिल जाएगा, और बाकी पूंजीपति अपने ढंग से, उसे खुली छूट होगी, वो किसी भी रूप में वो करेगा उत्पाद। इसको हम इस रूप में देख सकते हैं कि अभी जो आंदोलनकारी किसान हैं, जो कृषि कानूनों के विरोध में जो आंदोलन कर रहे हैं, बहुत सारे किसानों ने अपनी फसलों को उसमें ट्रैक्टर से चला दिया, उस फसलों को उन्होंने रौंद दिया, काट दिया, फेंक दिया, और उन्होंने मार्केट में नहीं ला रहे। वो कह रहे इसका हम करें क्या जब हमको प्राइस मिलने वाला नहीं है? ये एक विरोध का एक तरीका है, हमको उसका मूल्य मिलने वाला नहीं है हमारी फसल का, और आप अपनी मनमर्जी से कुछ भी हमें देंगे तो हम आपको क्यों दें? सरकार इस चीज को नहीं समझ पा रही है, उस भावना को नहीं समझ पा रही है, और सरकार उसके पीछे ये नहीं समझ पा रही है कि एक तरफ हमारे यहाँ कृषि का क्षेत्र में स्थिति ये है कि देश के बहुत सारे क्षेत्रों में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और बहुत सारे राज्यों में, कि किसानों ने छोटे छोटे कर्ज के बदले जो उनको नहीं लिया गया, उनके घर खेत उनके नीलाम हुए हैं, बैंकों ने हजम कर लिए हैं, किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि किसान को वो जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही हैं, और किसान को उसके फसल का जो लाभ मिलना चाहिए, उसका मूल्य मिलना चाहिए, उसको वो मिल नहीं मिल रहा है। और जो पूंजीपति वर्ग है वो उसको औने पौने खरीद करके उसका शोषण कर रहा है, और उस शोषण में उधर वो अपने बैंक को तक को वो छोटा मोटा कर्ज है वो भी उनको नहीं चुका पा रहा। तो एक तरफ कृषि की हालत ये है, दूसरी चीज है वो कृषि केवल किसान का ही मामला नहीं है, उसमें जो खेती हर मजदूर है, जो भूमिहीन मजदूर, जो किसान जो खेती पर ही टिका हुआ, उसके पास अपनी खेती भी नहीं है और वो खेती पर टिका हुआ है, यदि किसान बैठ जाएगा, किसान को उचित मूल्य नहीं मिलेगा, तो वो खेतों में काम करने वाले अपने मजदूर का उसका शोषण करेगा, उसको नहीं मिलेगा, तो ये बहुत सारी चीजें हैं कॉम्प्लिकेशन इसमें। सरकार इस इन बारीक चीजों को नहीं समझ पा रही है, लेकिन उसके ऊपर चूंकि उद्योग का जो कॉर्पोरेट सेक्टर है या पूंजीपति वर्ग है, एक छोटा वर्ग है, वो उस वर्ग का कुछ दबाव है या उस सब का प्रभाव है कि वो सरकार अपने ढंग से। करदम साहब एक बात हम समझना चाह रहे हैं आपसे। आप ये कह रहे हैं सरकार समझ नहीं पा रही है, तो अगर हम ये मान लें कि सरकार समझ नहीं पा रही तो इसका मतलब हम ये मान रहे हैं कि सरकार नासमझ है। लेकिन नहीं, अगर हम ये मान लें कि सरकार समझना नहीं चाह रही, हाँ एग्जैक्टली, अगर ये हम मान लें कि सरकार समझना नहीं चाह रही है, तो इसका मतलब ये है कि सरकार की एक साजिश है, एक कूट रचना है, और उस कूट रचना में किसानों को फंसा करके इनकी, अभी तो इनके जो उपज है, जो इनके गेहूं है, और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदे जाते हैं, केवल 23 अनाजों को जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के दायरे में रखा गया है, उसमें ज्यादातर गेहूं और चावल ही खरीदे जाते हैं। महाराष्ट्र वगैरह को ले लीजिए तो वहां कपास वगैरह की भी खरीदारी हो जाती है। बाकी करीब 18 और 19 जो अनाज है वो तो कभी तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदे ही नहीं गए हैं। तो सरकार अगर ये नहीं समझना चाहती है तो कहीं फिर वही बात तो नहीं उभर करके आई है
कि इस देश में लोकतंत्र केवल दिखावे के लिए है। आवरण जो किताब हमारे सामने प्रस्तुत की जा रही है लोकतंत्र की, लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली की, वो किताब पे जो जिल्द चढ़ा हुआ है वो लोकतंत्र का चढ़ा है, जबकि उसके अंदर पूंजीवाद और अधिनायकवाद ने कब्जा कर लिया है। कहीं ऐसा तो नहीं हमारे देश में हो गया है? नहीं, बिल्कुल ऐसा ही हो गया है, नहीं ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र, जैसा मैंने कहा, उसका मैं प्लेटो का उदाहरण में दे रहा था, वो हमारे यहाँ बिल्कुल हूबहू हो रहा है कि लोकतंत्र हमारे यहाँ एक बिल्कुल एक निर्जीव शब्द हो गया है, एक दिखावे का हो गया है कि हम अपने आप को एक छद्म लोकतंत्र हमारे यहाँ है, कि हम कहने के लिए अपने आप को हम लोकतांत्रिक हैं, लेकिन हम लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, लोकतांत्रिक संस्थाओं की हत्या कर रहे हैं, लोकतंत्र के मूल्यों की हत्या कर रहे हैं। और जो लोकतंत्र जहां से मजबूत हो सकता है, लोकतंत्र जहां से पनप सकता है, वहां से हम उन आधारों को हम खत्म कर रहे हैं। तो जब इस तरह की स्थिति कोई राज्य में, किसी राष्ट्र में होगी, तो वहां लोकतंत्र कैसे पनपेगा? लोकतंत्र का सबसे बड़ा आधार होता है जनता। जब जनता की सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा जाएगा, जनता के हितों का ध्यान नहीं रखा जाएगा, और उसमें जो किसान और मजदूर, ये इतना बड़ा वर्ग है, यदि उसकी उपेक्षा की जाएगी, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। आपने थोड़ी देर पहले रशिया का उदाहरण आप दे रहे थे, वहां आपने वोट के संदर्भ में दिया था, बैलेट पेपर पे कुछ और लिखा रहता है, अंदर कुछ और होता है। हम देखें कि यूएसएसआर का, मैं सोवियत नहीं कह रहा, मैं यूएसएसआर कह रहा हूं, सोवियत संघ की बात कर रहा हूं। वहां जो कोऑपरेटिव कल्चर के, जो कोऑपरेटिव उसका जो खेती का, जो फार्मिंग का जो कंसेप्ट था, कि जो खेती सारी होती थी वो कोऑपरेटिव तरीके होती थी, और वो जो एक सरकार तरह से कि वो सब उसका जो उत्पादन होता था, सारा कुछ होता था, और वो सब उसका वो ले लेती थी। तो क्या ऐसा सरकार, आपने अभी कहा केवल कुछ ऐसे फसलें हैं जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तहत या पीडीएफ सिस्टम में आ रही हैं, जा रही हैं? जोल की हिंदी होती है लुंठों की जो टीम है, वो लुंठे की टीम बार बार ये प्रचारित करती है कि किसानों को इतना ज्यादा सब्सिडी दी जाती है। तो एक दृष्टि हम उससे भी देख लेते हैं कि दुनिया के कितने देशों में और किस रेशियो से सब्सिडी दी जाती है। तो हम चाइना में देख ले, जहां की आबादी तकरीबन 138 करोड़ की आबादी है, वहां 20% लोग खेती पे निर्भर करते हैं। वहां जो चाइना अपने यहाँ सब्सिडी देती है, वो सब्सिडी देती है 185.9 बिलियन डॉलर। अब इसको हम भारतीय रुपए में जरा कन्वर्ट करके देखें, तो भारतीय रुपए में जब इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो 13,53,708 करोड़ रुपया होता है। यानी कि किसानों को जो सब्सिडी मिलती है वो 13,53,708 करोड़ रुपए की मिलती है सब्सिडी चाइना में। और उसी तरह यूरोपियन यूनियन में हम देख ले, जो यूरोपियन यूनियन है, वो जो अपने यहाँ सब्सिडी देते हैं, वो सब्सिडी देते हैं 101.3 बिलियन डॉलर की। यहाँ की भी जो पॉपुलेशन है, केवल 23% ही पॉपुलेशन खेती करती है, उससे ज्यादा नहीं करती। तो इस हिसाब से भारतीय रुपए के हिसाब से 7,35,078 करोड़ रुपए की सब्सिडी वो देती है। अब हम देते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। यहाँ जो खेती करने वाले लोग हैं, केवल 1.3% लोग ही खेती करते हैं। और यहाँ जो यूएसओ जो देती है सब्सिडी, 48.9 बिलियन डॉलर की सब्सिडी देती है, मतलब 2,73,652 करोड़ की। इंडोनेशिया में 41% लोग खेती करते हैं, वहां 29.4 बिलियन डॉलर सब्सिडी मिलता है, जो 2,13,973 हुआ। कोरिया में जो सब्सिडी मिलती है, वहां 22% लोग खेती करते हैं, 20.8 बिलियन डॉलर कोरिया सब्सिडी देता है। और उसकी अगर आबादी देख लिया जाए कोरिया की, तो 5 करोड़ 13 लाख के आसपास की आबादी है। सब्सिडी कितना देता है? 1,51,382 करोड़ रुपया। अब हम भारत पे आते हैं, जो बड़ी बात है। भारत में 136 करोड़ 64 लाख की आबादी है। यहाँ जो सब्सिडी मिलती है
$11 बिलियन यानी कि 80,058 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिलती है। और इस देश में 70% लोग खेती पे निर्भर करते हैं। तब इनके लुंठे कैसे ये आवाज लगाते रहते हैं कि हम उनको तो सब्सिडी दे देते हैं, उनको छूट दे देते हैं, और उनके मुंह से कभी भी ये आवाज नहीं निकलती कि 6 लाख करोड़ रुपया गद्दार कैपिटलिस्टों का वेवियर ऑफ में डाल दिया गया, बट्टे खाते में डाल दिया गया। तो क्या ये किसानों को बदनाम करने के ये शब्द इजाद किए गए हैं क्या सब्सिडी के? आपने बहुत सही आंकड़े दिखलाए हैं और इन आंकड़ों से तो बिल्कुल पूरी तस्वीर क्लियर हो गई है कि सब्सिडी हमारे यहाँ किसानों को जो मिल रही है वो बिल्कुल एक ना के बराबर है, और वो सब्सिडी भी मिलती नहीं है। सच्चाई ये है, एक बार राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने खुद एक स्वीकार किया था कि हमारे यहाँ जो सरकारी सुविधाओं का जो लाभ है वो 15% ही जाकर लाभार्थी को मिलता है, 85% बीच में बिचौलिए खा जाते हैं। ये सब्सिडी के मामले में भी है, किसानों को मिलने वाले ऋण के और सुविधाओं के मामले में भी है। तो वो सब्सिडी को जो पूरी सब्सिडी उन्हें मिलती नहीं, और जो है ये ऊंट के मुंह में जीरा जैसी। आपने बताया 70% जहां लोग देश की आबादी के कृषि पर निर्भर करते हों और वहां केवल 80,000 समथिंग करोड़ रुपए केवल इतनी मामूली सी सब्सिडी मिल रही हो, तो उस सब्सिडी से क्या होगा। दूसरी तरफ दूसरे क्षेत्रों में आप देख सकते हैं, आप इस बात को यहां से गौर करके देखें, हमारे शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि, ये 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनको अधिक से अधिक सरकारी सुविधाएं सब्सिडी के रूप में या और किसी रूप में जहां मिलनी चाहिए। और ये सब चीजें, क्योंकि ये पूरे आप जनता के साथ में और पूरे देश का आधार ढांचा तैयार करते हैं ये, लेकिन हमारे यहाँ इन पर ना हो करके हमारे यहाँ जो एक नया जो जो उद्योग, हमारे जो मंदिर उद्योग है वो पनपा जा रहा है, और उसको तरह तरह की सुविधाएं उसको दी जा रही हैं। और ये चूंकि मंदिर उद्योग केवल थोड़े से लोगों तक ही वो केंद्रित है, वहीं तो मतलब उसका जो लाभ है केवल थोड़े से लोगों को मिलता है, और वो वर्ग वो उस उद्योग की तरफ ध्यान बढ़ा करके वो दूसरी चीजों की तरफ से ध्यान हटाना चाहता है। साथियों, ये थे हमारे साथ जयप्रकाश करदम साहब, जिनसे हम चर्चा कर रहे थे। चर्चा के दरमियान कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम उनके पूरे ख्यालात नहीं जान पाए, उनकी पूरी राय नहीं ले पाए, और ये खास तौर से ये लगने लग गया है कि जिस तरह से परिस्थितियां बन रही हैं, परिस्थितियां पूरे देश में तैयार की जा रही हैं, उन परिस्थितियों के अनुसार कुछ इन तरह के एक व्याकरण तैयार किए गए हैं, जिन व्याकरण से कुछ शब्दों का चयन किया गया। उन शब्दों के आधार पर इस देश के उन लोगों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है जो लोग लोकतंत्र को बचा करके रखना चाहते हैं। उन्हें आंदोलनजीवी कहा जाता है। तो ये सच है कि लोकतंत्र में जब तक आंदोलन नहीं होते, आंदोलनजीवी लोग इसी तरह पैदा नहीं होते रहेंगे, तब तक लोकतंत्र पे खतरे की घंटी हमेशा मंडराती रहेगी। और जितना ज्यादा आंदोलनजीवी इस देश में सक्रिय होंगे, उतना ज्यादा परजीवियों के पर कतरे जाने की संभावनाएं बढ़ती जाएंगी। और इस खतरे को परजीवी पूरी तरह से समझ रहे हैं, और समझने के बाद ही इस तरह के शब्दों का चयन करते हैं। ये भी सच है कि जिस तरह के शब्दों का, हल्के शब्दों का चयन किया जा रहा है, अगर लोहिया के शब्दों को याद किया जाए तो उन्होंने कहा था कि जब सड़कें वीरान हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। और आज संसद जो आवारा हो चुकी थी, आवारा संसद को सभ्य बनाने की जो आंदोलन जीवियों ने, खास तौर से किसानों ने, जिन्होंने आंदोलन शुरू किया, अपने उत्पादन का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, न्यूनतम जो मूल्य निर्धारित किया गया है उनके अनाज का, उस मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए लड़ रहे हैं। तो सरकार उन्हें आंदोलनजीवी कह रही है। उन्हें ये पता है, लगता है कि सरकार को ये पता है कि जो हमने इस देश का ढांचा तैयार किया है, वो ढांचा तो लोकतंत्र दिखता है, लेकिन ढांचे के अंदर जिसको हमने केवल इस भारत भूमि को जो कवर कर दिया है, उस कवर में लोकतंत्र
दिखता है, दुनिया को ये दिखता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्रात्मक देश है, जबकि वास्तविकता यह है कि भारत में लोकतंत्र नाम की कोई चीज धरातल पे नहीं रह गई है। आज जो संसद आवारा हो गई है, आवारा संसद को कंट्रोल करने की, जिस तरह से ये किसान आवारा जानवरों को भी कंट्रोल करने के लिए रस्सियां लगाते हैं, उनके नाक में रस्सी डाल देते हैं, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ऊंट जब बलबलाता है तो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। उसी तरह आवारा जो संसद है उसे भी कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे ही इस सरकार ने ये दावा किया कि उसके मंत्रिमंडल के सारे मंत्री जाएंगे और मंत्री जाकर के पूरे देश के लोगों को 3 कृषि कानूनों के फायदे गिनवाएंगे, और वही मंत्री उनके जा नहीं पा रहे, क्षेत्र में नहीं जा पा रहे हैं, ये आंदोलन का परिणाम है, ये आंदोलन का प्रतिफल है, ये आंदोलन की सफलता है कि जो आवारा संसद थी, उस आवारा संसद के जो सदस्य हैं, आवारा सदस्य हैं, अब वो गाँव में नहीं घुस पा रहे हैं, अब वो फरेब नहीं कर पा रहे, झूठ नहीं बोल पा रहे, प्रपंच नहीं कर पा रहे हैं। फिर आपके साथ मिलेंगे। इसी के साथ इस कार्य आज हमारे इस समय इजाजत नहीं दे रहा है, इसी के साथ यहाँ कार्यक्रम को वाइंड अप करेंगे, फिर आपसे मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। सभी को आंदोलन जीवी बनने की प्रेरणा के साथ, सभी के आंदोलन जीवी बनने की शुभकामनाओं के साथ, ये आवारा जो संसद हो गई है और संसद में जो सदस्य आवारा हो गए हैं, उन आवारा सदस्यों को कंट्रोल में रखने के लिए, उनको रस्सी में बांध करके खूंटे से बांधने के लिए, और उनके नाकों में रस्सी डाल करके कंट्रोल करने की जो आंदोलन जीवियों ने कोशिश की है, वो सब बधाई के पात्र हैं। आंदोलन जीवी इसी तरह अगर बढ़ते रहे तो एक न एक दिन परजीवी ताकतें उनके जो पर अभी फड़फड़ा रहे हैं वो फड़फड़ाना भी बंद हो जाएंगे, पर बढ़ भी जाएंगे, और इस देश को मजबूती मिलेगी, देश में लोकतंत्र बहाल हो पाएगा। आप सभी का फिर बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जुड़ने के लिए सभी का धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। और जिसके जितने भी अभिवादन के तरीके हैं, उन सारे तरीकों से आप सभी का अभिवादन।